नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के जिन 5 राज्यों में अगले 2 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें असम एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में मित्रों 3 ऐसे राज्य हैं जहां सत्ता में कौन आएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, चुनाव का समीकरण क्या होगा, उसका फैसला मुस्लिम मतदाता करते हैं। और उसमें असम एक ऐसा राज्य है जहां मुसलमानों की आबादी, मुसलमान मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। केरल में जहां 26% मुस्लिम मतदाता हैं, पश्चिम बंगाल में जहां माना जा रहा है कि लगभग 30% मुस्लिम मतदाता है। वैसे जो 2011 का जनगणना था उसके आधार पर पश्चिम बंगाल में 27% है मुसलमानों की आबादी, 26% केरल में, और असम में 2011 की जनगणना के अनुसार 34% मुसलमानों की आबादी है। जो माना जा रहा है कि अब अगले वर्ष जो जनगणना होना है उसमें शायद मुसलमानों की आबादी का आंकड़ा 40% भी पार कर जाए। मित्रों, उसी असम में चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 वर्षों से सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है। उससे पहले 15 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी असम में। लेकिन असम में एक तीसरा खिलाड़ी भी है। तीसरा खिलाड़ी है बदरुद्दीन अजमल, और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी माना जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है मित्रों, इसलिए कि बदरुद्दीन अजमल जमायते इस्लामी हिंद असम के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इस पार्टी की स्थापना ही हुई थी कांग्रेस पार्टी से। जब मतभेद हुआ असम में, तरुण गोगोई से बदरुद्दीन अजमल की जब दांत काटी दोस्ती टूटी थी, उसी के परिणाम स्वरूप AIUDF का गठन हुआ था असम में। और उसके बाद से लगातार असम की राजनीति को AIUDF, चाहे सीटें कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन AIUDF मुसलमानों की आबादी के बल पर प्रभावित करती रही है। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल सर्वाधिक असफल हुए। सबसे खराब प्रदर्शन रहा AIUDF का, जब AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल खुद धुबरी लोकसभा सीट से 3 बार से लगातार चुनाव जीतने वाले बदरुद्दीन अजमल 2024 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रकीबुल हसन से चुनाव हार गए। तो मित्रों, सवाल है कि आने वाले 2 महीने के बाद जब असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इस बार के परिणाम में AIUDF के बहाने मुस्लिम मतदाता कौन सा खेल करेंगे? क्या मुसलमानों का वोट हर चुनाव की भांति अपवाद था मित्रों? 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव इसलिए अपवाद था कि मुकाबला सीधा था राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच। और कहा जाता है कि असम में इसीलिए बदरुद्दीन अजमल की हार हो गई थी, 10 लाख वोट से हार गए थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रकीबुल हसन के खिलाफ। इसलिए कि लोगों को लगा, वहां के मुसलमानों को लगा, धुबरी के मुसलमानों को लगा, मतदाताओं को लगा कि बदरुद्दीन अजमल को वोट देने से बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को एक सीट बढ़ा दिया जाए, जिससे कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। क्योंकि नरेंद्र मोदी के मुकाबले केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी के रूप में केवल राहुल गांधी का चेहरा था। तो क्या वही खेल मुस्लिम मतदाता असम में विधानसभा चुनाव में भी करेंगे? क्या बदरुद्दीन अजमल को इस बार भी नकार देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह? साथ ही एक और सवाल है मित्रों, 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी गठबंधन करके लड़ी थी। और उस गठबंधन में अगर मैं 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करूं मित्रों,
तो कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 95 विधानसभा सीटों पर, जिसमें 29 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी। 95 लड़ी थी, 29 पर जीत हुई थी। वहीं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी गठबंधन में 20 विधानसभा सीट लड़कर 16 विधानसभा सीट पर जीत हुई थी। और परिणाम क्या हुआ था कि परिणाम यह हुआ था मित्रों कि भाजपा मतलब एनडीए और जो ये इंडिया अलायंस, जो यूडीएफ सॉरी माने एआईयूडीएफ और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, उसके बीच वोटों का अंतर 1% से भी कम था। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जहां 44.51 44.44% वोट मिला था, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 43.68 मतलब 43.68%, 1% से भी कम का अंतर था मित्रों। जब वोट परसेंटेज में सीटों का अंतर ज्यादा था, लेकिन वोट परसेंटेज में मात्र 1% का आंकड़ा था, जो अंतर था। लेकिन अगर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस बार इनकार कर दिया है एआईयूडीएफ से गठबंधन करने से, तो सवाल नंबर 1 है कि क्या जब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी और वोटों का बंटवारा होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत एक तरफा नहीं हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी नहीं होगी? यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है मित्रों कि जैसे असम के चुनाव से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, वहां पर एक नया ट्रेंड देखने को मिला। ट्रेंड क्या देखने को मिला? बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, कि मुसलमानों ने एआईएमआईएम के साथ जाना, जो वहां जहां एआईएमआईएम मजबूत होती थी, जहां ओवैसी की पार्टी मजबूत थी, वहां पर सेकुलर दलों के बदले में, कांग्रेस पार्टी के बदले, राष्ट्रीय जनता दल के बदले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बदले एआईएमआईएम के साथ जाना बेहतर समझा। तो क्या असम में मुसलमान मतदाता बदरुद्दीन अजमल के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? इस सवाल का जवाब मिलेगा इस चुनाव के परिणाम के बाद, मतदान के बाद दौरान मिलेगा मित्रों इस सवाल का जवाब कि क्या मुसलमान असम में भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ जाएंगे, या फिर जो मुसलमान लगातार आरोप लगा रहे हैं सेकुलर दलों पर, तथा कथित सेकुलर दलों पर, कि कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, मुसलमानों से वोट तो लेती है लेकिन मुसलमानों का सम्मान नहीं करती। जो आरोप ओवैसी ने बिहार में तेजस्वी यादव पर लगाया, जो आरोप ओवैसी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी पर लगाया, क्या वही आरोप बदरुद्दीन अजमल असम में कांग्रेस पर नहीं लगा रहे हैं? लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं एआईयूडीएफ के लोग कि मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी कांग्रेस नहीं देना चाहती। तो क्या करेंगे मुसलमान मतदाता असम में? यह एक बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के जवाब में छुपा हुआ है असम में विधानसभा चुनाव का परिणाम भी। वैसे कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को लंबे समय में अगर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी चुनाव लगातार हारती है, जैसे लोकसभा चुनाव हारी, इस विधानसभा चुनाव में भी अगर हार जाती है, खाता नहीं खुलता है, तो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का पैकअप हो जाएगा, और पैकअप हो जाएगा तो लंबे समय में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में क्या असम के मुस्लिम मतदाता, बिहार में जिस प्रकार से मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी के समर्थन में मतदान किया, वही रणनीति अपनाकर बदरुद्दीन अजमल के साथ जाएंगे, या फिर पश्चिम बंगाल की तरह, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पिछली बार आपको याद होगा 2021 में आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो फुरफुरा शरीफ, नौशाद सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ममता बनर्जी को वोट दिया। जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में या 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अखिलेश यादव के समर्थन में वोट दिया, वैसे ही
मुसलमान मतदाता कांग्रेस के समर्थन में वोट करेंगे। इसी पर छुपा हुआ है आने वाले दिनों में असम ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुस्लिम राजनीति किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। क्या भारत की राजनीति में अलग अलग राज्यों में या फिर लोकसभा के चुनाव में AIMIM, AIUDF, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे मुस्लिमवादी पार्टियों का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा? अगर असम में AIUDF की हार होती है, असम में AIUDF का खाता नहीं खुलता है लोकसभा चुनाव की तरह, तो क्या मुस्लिमवादी पार्टियां बोरिया बिस्तर समेटने को मजबूर हो जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले 2 महीने के अंदर असम विधानसभा चुनाव जब संपन्न होगा उसके परिणाम निकल कर आएंगे। साथ साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, केरल, ये 3 राज्य ऐसे हैं मित्रों जहां तीनों राज्यों में मुसलमानों की आबादी 25% से ऊपर है। केरल में 26%, 27%, मैं 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं कि असम में 27% और असम में 34%। केरल 26, बंगाल 27 और असम 34। तो असम का यह चुनाव, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल AIUDF का भविष्य ही तय नहीं करेगा बल्कि मुस्लिम राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।